वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब के शाह सलमान ने दुनिया भर के मुनफरिद महारत और खुसूसियत के हामिल मुमताज़ अफराद को सऊदी शहरियत देने की दी मंजूरी। विजन 2030 के तहत दी जाएगी सऊदी सिटीजनशिप। यूनान की जानिब से तुर्की को समंदरी डाकुओं की रियासत करार देने की एर्दोगान ने की मजम्मत। कहा, महाजरीन बहरान के लिए तुर्की पर इल्जाम लगाना है हकीकी नाशुक्री। फलस्तीनी लीडर मरहूम यासिर अरफात की बरसी के मौके पर फलस्तीनियों के मुजाहरे पर इजरायली फौजियों का घात लगाकर हमले में इजरायली शेलिंग में 40 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी के बावजूद कोरोना मरीजों की बड़ी तादाद में हो रही है हलाकतें। पिछले 24 घंटों के दौरान 501 मरीजों की गई कोरोना से जान। चारधाम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने रखा अपना मौक़िफ़। कहा, मिसाइल लॉन्चर और भारी मिशनरी को चाइना बॉर्डर तक ले जाना ही होगा, वरना फौज कैसे लड़ेगी जंग। और बेतुके बयानात देकर हेडलाइंस बनने वाली कंगना रनावत के भीख में मिली आज़ादी के बयान पर मचा हंगामा। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने की कंगना से पद्म अवार्ड वापस लेने की मांग। पीएम मोदी से पूछा कि आप भी करते हैं इस बयान की हिमायत। सऊदी अरब के शाह सलमान ने मुनफरिद महारत और खुसूसियत के हामिल मुतअद्दिद मुमताज़ अफराद को सऊदी शहरियत देने की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंजूरी शाही हुकूमत की रोशनी में सामने आई है ताकि कानून, मेडिकल, साइंस, सकाफत, खेलों और टेक्निकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को सऊदी शहरियत देने का दरवाज़ा इस तरह खोला जा सके जो मुल्क की तरक्की के पहिए को तरगीब देने में मददगार हो और मुल्क के लिए मुख्तलिफ शोबों में फ़ायदेमंद साबित हो। एजेंसी ने मजीद कहा कि मुमताज़ अफराद को शहरियत देने का इक़दाम सऊदी अरब के विज़न 2030 के ऐन मुताबिक है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूनान के वज़ीर आज़म पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महाजरीन बहरान के लिए तुर्की को मोरद इल्ज़ाम ठहराना हकीकी नाशुक्री है। एर्दोगान ने हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कहना वाकई नाशुक्री है कि महाजरीन का बहरान तुर्की की वजह से है। ये वो यूनान ही है जो महाजरीन को उनकी मौत के लिए बहर रूम और बहर एजियन में धकेलता है। बता दें कि ग्रीस के पीएम ने कल कहा था कि ग्रीस ने तुर्की से आने वाली कश्तियों को रोका। वहीं उन्होंने लेकिन इस दावे की तरदीद की कि उनके हुकूमत ने महाजरीन को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि लिहाजा यूनान को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय उन लोगों को मोरद इल्ज़ाम ठहराए जो माइग्रेंट की प्री प्लान ट्रांसपोर्टेशन में मददगार हैं। इतना ही नहीं, यूनान ने तुर्की को समंदरी डाकुओं की रियासत भी करार दिया था। फ़लस्तीनियों ने फ़लस्तीनी लीडर मरहूम यासिर अरफात की बरसी के मौके पर मुजाहरा किया, जिस पर इजरायली फ़ौजियों ने हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कल PLO के मरहूम रहनुमा यासिर अरफात की 17वीं बरसी के मौके पर फ़लस्तीनियों ने गरब उर्दन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए। इसराइल की फ़ौजियों ने इन मुजाहरों के दौरान अल खलील और बैतलहम में मुजाहरीन पर आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां चलाईं और फायरिंग करके फ़लस्तीनी मुजाहरीन को मुंतशिर कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दर्जनों नौजवानों पर रबर की कोटेड धाती गोलियां और आंसू गैस की शेलिंग की जो बैत एल यहूदी बस्ती की तरफ मार्च कर रहे थे। काबिज फौजियों ने मुजाहिरीन को घेरे में लेकर उन पर घात लगाकर शेलिंग भी की और उनमें से मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। वाज़ेह है कि यासिर अरफात के अहलखाना का कहना है कि यासिर अरफात को जहर देकर कत्ल किया गया। इसी सिलसिले में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया और PLO के साबिक़ सदर यासिर अरफात की मौत की तहक़ीक़ात करने वाली फ़लस्तीनी कमेटी के सरबराह जनरल तौफ़ीक़ अल तैरावी ने भी कहा था कि तहक़ीक़ात से यासिर अरफात के कत्ल में इसराइली हुकूमत का हाथ होने का पता चलता है। फ़लस्तीनी तहक़ीक़ाती कमेटी के सरबराह का यह बयान ऐसी हालत में आया है कि यासिर अरफात की मौत को 17 साल गुजर जाने के बाद अब भी इस सिलसिले में पाए जाने वाले बहुत से अबहामात दूर नहीं हो सके हैं। इसराइली सहाफ़ी रोनेनबर्ग मैन की नई आने वाली किताब के मुताबिक नवंबर 1982 से जनवरी 1983 तक
इसराइल के 4 F-15 लड़ाका तैयारे अरफात के जहाज को उड़ाने के लिए स्टैंड बाई रहे। इसराइल ने यासिर अरफात को मुसाफिर तैयारे में तबाह करने की मुतअद्दिद बार कोशिशें की और इसराइली समझते थे कि यासिर अरफात के खात्मे से फ़लस्तीनी रियासत का खात्मा हो जाएगा। फ़लस्तीनी कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस के डायरेक्टर नाहिद अल-फाखुरी ने ऐलान किया है कि इसराइली जेल में इंतज़ामी कैद के खिलाफ बतौर एहतजाज मुसलसल 113 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले मिक़दाद अल-क़वास्मी ने दुश्मन पर भूख हड़ताल के जरिए फतह हासिल कर ली है और उनकी रिहाई भी हासिल उन्होंने कर ली है। अल-फाखुरी ने मुख्तसर बयानात में इस बात की तस्दीक की है कि कुदस प्रेस ने कैदी मिक़दाद अल-क़वास्मी को अगले साल फरवरी में रिहा करने का मुआहदा किया है। हमास की असीर क़यादत और इसराइली हुकाम के तवील मज़ाकरात के बाद अल-क़वास्मी ने भूख हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। दूसरी तरफ काबिज़ हुकाम ने असीर अल-क़वास्मी की क़ैद की सज़ा में मज़ीद तोसी न करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। हमास के कैदियों के लिए सुप्रीम लीडरशिप कमेटी ने बहादुर कैदी मिक़दाद अल-क़वास्मी से मुलाकात की और उनकी सेहत दरियाफ्त की। गुज़िश्ता जुमेरात को इसराइली इस्तिग़ासा ने क़वास्मी के खिलाफ इंतज़ामी हिरासत का हुक्म जारी किया और उन्हें काबलान अस्पताल के ICU से रमला जेल क्लिनिक ट्रांसफ़र कर दिया। बंद करो जी वो लाइट। तहरीक हमास के सरबराह ने एक बार फिर कहा है कि फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मसला उनकी तहरीक की तरजीहात में सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि हमास इसराइली हुकूमत की जेलों में कैद फ़लस्तीनियों बिलखुसूस हड़ताल पर बैठे कैदियों की सूरत हाल पर नज़दीक से नज़र रखे हुए है और उनकी आज़ादी के लिए लाजमी इक़दामात अंजाम दे रही है। इस्माइल हनिया ने कहा कि तहरीक हमास ने रियाज में कैद इस तहरीक के कैदियों की रिहाई के लिए गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान बहुत से ममालिक से टेलीफोनिक राब्ता किया है। इसराइल की जानिब से हमास समेत ईरान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ धमकी भरे बयानात देने का सिलसिला जारी है। ऐसे में एक इसराइली सरकारी जरिए ने कहा है कि ईरान खित्ते में छोटे बच्चे जैसा बर्ताव कर रहा है। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइल ने खबरदार किया है कि अगर हिज़्बुल्लाह मिलिशिया इसराइल पर हमला करती है तो उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ ओयो कोचावी ने बताया कि उनकी अफवाज ऑपरेशनल मंसूबों को तेज़ कर रही है और किसी भी ईरानी कशीदगी या फ़ौजी जोहरी ख़तरे से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइली फ़ौज दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और पिछले 1 साल के दौरान पूरे मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट में खुफिया ऑपरेशंस और मिशंस किए गए हैं। सीरिया यानी शाम के फौजी जवानों ने शुमाल मशरक़ी सूबे हस्का में वाक़े खामिशली इलाके अल-वफ़ा स्क्वायर के चेक पोस्ट पर अमरीकी फ़ौजियों के कारवान का रास्ता रोक कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद अमरीकी फ़ौजी वापस जाने पर मजबूर हो गए। इससे पहले भी शाम की फ़ौज ने अलकाजिया गुजरगाह पर भी अमरीकी दहशतगर्दों का रास्ता रोक कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। एक तवील अरसे से अमेरिका और उनके हिमायत याफ्ता दिगर फ़ौजी शाम के शुमाली और मशरक़ी इलाकों पर काबिज़ हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर इस मुल्क के तेल और दिगर ज़खायर की लूट मार में मसरूफ़ हैं और साथ ही वो शामी अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात भी खड़ी करते रहते हैं। शाम की हुकूमत बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की गैर कानूनी मौजूदगी और इसके दहशतगर्दाना इक़दामात पर एतराज़ दर्ज करा चुकी है। ताहम अभी तक यह आलमी इदारा दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका के नाम निहाद इत्तेहाद को शाम में अपनी मनमानियों से रोकने में नाकाम रहा है। तालिबान ने अमेरिकी और गैर मुल्की फ़ौजियों के कातिल और ख़ुदकुश हमलावरों का गॉड फादर समझे जाने वाले कारी बारियाल को काबुल का नया गवर्नर मुकर्रर किया है। कारी बारियाल के नाम से मशहूर कमांडर को पहले अमेरिकी फ़ौज ने अलकायदा से मुंसलिक तालिबान का रहनुमा करार दिया था। सऊदी अरब की वेबसाइट के मुताबिक कमांडर बारियाल ईरानी पासदारान इनक़लाब की खुदूस फ़ोर्स से हमलों के लिए बाकायदगी से नगद रकम वसूल करते रहे हैं। कारी बारियाल ने अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप की क़यादत की जिसमें सन 2000 की दहाई की शुरुआत में 150 से 200 जंगजू शामिल थे। कारी बारियाल का ताल्लुक कापिसा की वादी तुगाब से है और उसने तहरीक में कमांडर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। बारियाल और उसका नेटवर्क पाकिस्तानी सरहद से अफगान दारुल हुकूमत तक हथियारों, धमाका ख़ैज़ मवाद और खुदकुश बम्बारों की नक्ल हमल में यानी ट्रांसपोर्टेशन में सहूलत फराहम करने के लिए भी जाना जाता था।
विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अपनी पार्टनर स्टेला मोरिस से जेल में शादी करने की इजाज़त दे दी गई है। जेल इंतजामिया का कहना है कि जूलियन असांज की दरख्वास्त पर जेल के गवर्नर ने मामूल के मुताबिक गौर किया। स्टेला मोरिस का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि हमारी शादी में मज़ीद मुदाखलत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि 1983 मैरिज एक्ट के तहत जेल के कैदी जहां पर जूलियन असांज कैद है वहां ये हक रखते हैं कि वो जेल में शादी करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। ताहम दरख्वास्त गुजार के लिए ज़रूरी होता है कि वो शादी के तमाम अखराजात उठाने की अहलियत रखता हो। ये जोड़ा सन 2015 में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और अब उनके 2 बच्चे हैं। याद रहे कि असांज की उम्र 50 बरस है और वो अमेरिका की जानिब से जासूसी के इल्ज़ामात के खिलाफ लड़ रहे हैं। सन 2006 में अपने बाकायदा आगाज़ के बाद से अब तक विकीलीक्स हज़ारों खुफिया दस्तावेज़ात शाये करके मशहूर हो चुका है। ये खुफिया मालूमात फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कौमी सलामती और जंगों से मुताल्लिक़ राज़ों पर मुश्तमिल हैं। सन 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिका के एक जंगी हेलीकॉप्टर से बनाई गई वीडियो पब्लिश की थी जिसमें इराक़ के शहर बगदाद में शहरियों को हलाक करते हुए दिखाया गया था। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की जानिब। साल के आखिर में फिर एक मरतबा कोरोना को लेकर तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा वक्त से कोरोना वबा से लड़ रहे भारत के सामने फिर कोरोना के बढ़ते केसेस चैलेंज बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में डरावने आदाद व शुमार सामने आए हैं। पिछले एक दिन में कोरोना से मुल्क में 501 मरीजों की कोरोना की वजह से जान चली गई। ऐसे में भले ही कोरोना केस कम हो रहे हों लेकिन लोगों को पूरी तरह से मोहतात रहने की ज़रूरत है। महलूकीन की तादाद ने हुकूमत की तशवीश भी बढ़ा दी है। साथ ही गुजरात में भी केस बढ़ने लगे हैं। बता दें कि इसी साल मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी तबाही मची थी जिसमें रोज़ाना 4 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए थे। लोगों को अस्पताल में बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए मरकज़ की मोदी सरकार और एक गैर सरकारी तंजीम से एडिशनल सिक्योरिटी इक़दामात को लेकर तजावीज़ मांगे हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट के बचाव में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ रखा। मरकज़ ने अदालत से कहा कि फ़ौज अपने मिसाइल लॉन्चर भारी मिशनरी को नॉर्थ इंडिया में चीन की सरहद तक नहीं ले जाएगी तो मुल्क की हिफाजत कैसे करेगी, जंग कैसे लड़ेगी। हिमालयाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की तशवीश पर मोदी सरकार ने कहा कि आफत कम करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। फ़ौज को चीन की सरहद तक पहाड़ी इलाकों से पहुंचने के लिए बड़े लेवल पर काम करना है, चाहे लैंडस्लाइडिंग हो या बर्फबारी। चीन के साथ बॉर्डर पर ताल्लुकात कशीदा रहने और सूरत हाल इंतहाई संगीन होने की रिपोर्टों के दरमियान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को फिर तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने आज किए गए अपने ट्वीट में लिखा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी से मुजरिमाना खिलवाड़ की जा रही है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मेरे जज्बात उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं जबकि मरकजी हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है। मोदी सरकार की हिमायत में बयान देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत के आज़ादी की भीख वाले बयान पर मुल्क भर से आवाज़ उठ रही है। अब फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन को फौरी कंगना से पद्म अवार्ड वापस लेना चाहिए। उन्होंने कंगना रनावत के बयान को काबिल मजम्मत और चौंकाने वाला बताया है। गौरतलब है कि कंगना ने हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में बयान दिया था कि भारत को असली आज़ादी साल 2014 में उस वक्त मिली जब नरेंद्र मोदी
मोदी इख्तिदार में आए। 1947 में मिली आज़ादी तो भीख थी। आनंद शर्मा ने लिखा कि काबिल मजम्मत और पूरे देश को चौंकाने वाला कंगना रनावत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे बहादुर फ्रीडम फाइटर्स और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कई दिगर इनकलाबियों की कुर्बानी की तौहीन करता है। आनंद शर्मा ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि इज्जत-माब सदर जमहूरिया हिंद को कंगना रनावत को दिया गया पद्म अवार्ड फौरी वापस लेना चाहिए। इस तरह के अवार्ड देने से पहले नफ्सियाती तशखीस की जानी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे शख्स, मुल्क और उसके हीरोज की तौहीन ना की जाए। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए और मुल्क को बताना चाहिए कि क्या वो रनावत के ख्याल की हिमायत करते हैं। अगर नहीं तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी के बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई लीडरों ने उनकी स्पीच का सिर्फ 10 सेकंड का वो वीडियो शेयर किया है जिसमें राशिद अल्वी पर हिंदू मुखालिफ बयानबाजी करने का इल्ज़ाम लगाने का मौका मिला, लेकिन राशिद अल्वी ने इन इल्ज़ामों से इनकार किया है। दरअसल संभल में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि इन दिनों जय श्री राम बोलने वाले कुछ लोग संत नहीं हैं बल्कि राक्षस हैं। इस बयान से पहले राशिद अल्वी ने रामायण के उस कॉलम का जिक्र किया जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान हिमालय जा रहे थे और संत के भेष में एक राक्षस ने उन्हें रोकने का माया जाल रचा था। बीजेपी लीडरों ने राशिद अल्वी के बयान का सिर्फ 10 सेकंड का वो हिस्सा शेयर किया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि आजकल कुछ लोग राम का नारा लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए, वो संत के भेष में राक्षस है। हालांकि अपनी स्पीच में राशिद अल्वी ने यह भी कहा है कि भारत के अंदर राम राज्य आना चाहिए, लेकिन राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होती है। राम राज्य में नफरत कैसे हो सकती है? बढ़ते तनाज़े के दरमियान राशिद अल्वी ने वजाहत करते हुए कहा कि मेरी स्पीच के दौरान वहां सैकड़ों साधु संत बैठे थे। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी संत नहीं होता। राम एक आस्था का नाम है, उन पर सियासत नहीं की जा सकती। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं पर तंज करते हुए कहा कि घर पर लड़का है पर लड़ नहीं सकता। ईरानी ने एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को लेकर भी मजाक उड़ाया। ईरानी ने कहा कि यूपी में इलेक्शन तरक्की के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी और तरक्की और जमहूरियत को मजबूत करने पर गौर किया जाएगा। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क को तोड़ने वाले का नाम जिन्ना है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अखिलेश दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन से बैरिस्टरी करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीफ पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट मैच सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम की कप्तानी करेंगे। कप्तान विराट कोहली दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल होंगे और टीम की क़यादत करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम का ऐलान किया है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा जो कि T20 सीरीज में इंडियन टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है। रोहित के अलावा फास्ट बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को भी 2 टेस्ट मैचों में आराम दिया गया है। इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को बायो बबल की थकान से निजात दिलवाने के लिए टेस्ट सीरीज से बाहर रखा गया है। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा को टीम में वाइस कैप्टन बनाया गया है।
KS भारत विकेटकीपर होंगे, जबकि हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को भी टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले 17 नवंबर को पहला T20, 19 नवंबर को दूसरा, जबकि 21 नवंबर को तीसरा T20 मैच भी खेला जाएगा। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब के शाह सलमान ने दुनिया भर के मुनफरिद महारत और खुसूसियत के हामिल मुमताज अफराद को सऊदी शहरियत देने की दी मंजूरी। विजन 2030 के तहत दी जाएगी सऊदी सिटीजनशिप। यूनान की जानिब से तुर्की को समंदरी डाकुओं की रियासत करार देने की एर्दोगान ने की मजम्मत। कहा, महाजरीन बहरान के लिए तुर्की पर इल्जाम लगाना है हकीकी नाशुक्री। फलस्तीनी लीडर मरहूम यासिर अरफात की बरसी के मौके पर फलस्तीनियों के मुजाहरे पर इजरायली फौजियों का घात लगाकर हमले में इजरायली शेलिंग में 40 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी के बावजूद कोरोना मरीजों की बड़ी तादाद में हो रही है हलाकतें। पिछले 24 घंटों के दौरान 501 मरीजों की गई कोरोना से जान। चारधाम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने रखा अपना मौक़िफ़। कहा, मिसाइल लॉन्चर और भारी मिशनरी को चाइना बॉर्डर तक ले जाना ही होगा, वरना फौज कैसे लड़ेगी जंग। और बेतुके बयानात देकर हेडलाइंस बनने वाली कंगना रनावत के भीख में मिली आज़ादी के बयान पर मचा हंगामा। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने की कंगना से पद्म अवार्ड वापस लेने की मांग। पीएम मोदी से पूछा कि आप भी करते हैं इस बयान की हिमायत। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।